वेलकम टू कथाकार। आज की कहानी एक बहुत ही पॉपुलर दवाई के बारे में है, द हिस्ट्री ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन को इंडिया में काफ़ी अलग अलग नामों से बेचा जाता है, इकोस्प्रिन, एस्प्रो एंड डिस्प्रिन। लास्ट ईयर अलोन 7 करोड़ स्ट्रिप्स को इंडिया में बेचा गया था। पहले वेस्ट में जब एस्पिरिन नहीं हुआ करती थी तब विलो एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता था। विलो एक्सट्रैक्ट खाने में कड़वा होता था और जो खाने की हिम्मत कर भी लेता था उससे या तो नॉजिएटेड फील होता था या फिर उसकी स्टमक लाइनिंग में जलन होने लगती थी। हरमन कोल्बे ने पता लगाया कि इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो सैलिसिलिक एसिड का होता है, इसलिए इसे 1859 में एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बना लिया गया और प्रोसेस बना लेने के बाद जब इसे बेचा गया तब ये रिलेटिवली काफ़ी चीपर था ओरिजिनल विलो एक्सट्रैक्ट को लेने से। हरमन का प्रोडक्ट यूजफुल था, चीपर था, बट उसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी थे जो कि पहले से विलो एक्सट्रैक्ट में भी थे। दिस वॉज वन ऑफ द की रीजंस दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ एस्पिरिन। फीलिक्स ने अपने करियर की शुरुआत काफ़ी केमिस्ट शॉप्स में काम करते हुए की, जिसके बाद वो फार्मेसी एंड केमिस्ट्री पढ़ने यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक गए। 1891 में ग्रेजुएट होकर उन्होंने 2 साल बाद अपनी डॉक्टरेट पूरी करी। फिर नोबेल प्राइज विनर एडोल्फ वॉन बेयर के रिकमेंडेशन पर उन्हें लैबोरेटरी ऑफ फ्रेडरिक बेयर एंड कोऑपरेशन में केमिस्ट की जॉब मिल गई। अब फीलिक्स के पापा को र्यूमेटिज्म की बीमारी थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, र्यूमेटिज्म इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस से, क्योंकि इसमें खुद आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी को हार्म कर रहा होता है। इसी के ट्रीटमेंट के लिए फीलिक्स के पापा को सैलिसिलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया गया था। अब इसी सैलिसिलिक एसिड के कड़वे टेस्ट और साइड इफेक्ट्स के कारण उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो कुछ ऐसा नया फॉर्मुलेशन क्रिएट करे ताकि उन्हें ये सब ना झेलना पड़े। इसीलिए लेबोरेटरी में जॉब मिलते ही वो अपने पापा के लिए ये बनाने में लग गए। बेयर कंपनी में एक कॉमन टेक्निक थी एसिटाइलेशन, जिससे सब्सटेंसेस का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज किया जाता था। उन्होंने ट्राई किया सैलिसिलिक एसिड को टू रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। चार्ल्स फ्रेडरिक गरहार्ट ने फीलिक्स से पहले ही ये प्रोसेस करके सक्सेसफुल बॉन्ड क्रिएट कर लिया था, बट वो प्योर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड नहीं बना पाया। उसने तो हार मान ली थी, बट फीलिक्स ने उसके एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया, वो डटा रहा एंड ही फाइनली मैनेज्ड टू गेट acetyl salicylic acid in pure form. The substance was an analgesic, an antipyretic and an anti-inflammatory. फीलिक्स के पापा फाइनली खुश। बेयर एंड को फाइनली लगा कि उन्होंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया है, इसीलिए कंपनी ने जर्मनी में इसे पेटेंट करवाने की कोशिश करी, बट उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि ये तो गरहार्ट के वर्क का सिर्फ एक स्पिन ऑफ है। उन पर यही रास्ता बचा कि इसे एक ट्रेडमार्क की तरह इंपेरियल पेटेंट ऑफिस बर्लिन में रजिस्टर करा दें एज एस्पिरिन। पहले एस्पिरिन सिर्फ पाउडर की फॉर्म में मिलती थी और इसे ग्लास बॉटल्स में बेचा जाता था। 1900 से इसे टैबलेट्स की तरह इंट्रोड्यूस करा गया और जल्द ही दुनिया भर में सभी लोग इसे हेडेक्स, इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट्स एंड र्यूमेटिज्म के लिए यूज करने लगे और ऐसे ये सिंपल दवाई इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ये इतनी इम्पॉर्टेंट भी बन गई कि 1950 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंट्री मिली एज द बेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड। सितंबर 15, 2000 को बिटरफील्ड जर्मनी में बेयर्स ने अपनी 10 बिलियंथ एस्पिरिन टैबलेट बनाई। इसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर भी यूज किया गया है एज हेडेक रिलीवर ड्यू टू एल्टीट्यूड सिकनेस। इनफैक्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग की फर्स्ट एड किट में भी एस्पिरिन थी, यानी इस दवाई ने मून तक भी अपनी जगह बना रखी है। सो यही थी कहानी इस दवाई की। अब आप अगर चाहते हैं मैं पैरासीटामोल को कवर करूं तो नीचे जाके लाइक कीजिए, एंड व्हेन दिस वीडियो हिट्स 100 लाइक्स आई कवर द स्टोरी ऑफ पैरासीटामोल।